स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नियोजन और विकास और नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, अगर आप राजनीति विज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। नियोजन, विकास और नीति आयोग, तीन अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, टोटली जो नियोजन है ना, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि हम वर्तमान में हैं और वर्तमान में सभी लोग चिंतन करते हैं, हमेशा चिंतन करते हैं। चिंतन का मतलब अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को लेके कुछ भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें सोचते हैं। अपनी जो चुनौतियां हैं, हमारी समस्याएं हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, हम अपने जीवन को लेके जो एक अवेयरनेस हम में रहती है उसको लेकर हमेशा कुछ न कुछ सोचते हैं। एक प्लानिंग हमारे माइंड में चलती रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आवश्यकताएं हैं, जो हम समस्याओं को लेके, जो हम भविष्य के बारे में, फ्यूचर को लेके जो सोच रहे होते हैं, जो चिंतन कर रहे होते हैं, एक्चुअली वही हमारा नियोजन है। तो नियोजन का मतलब एक तरीके से आप उस वर्ड को ध्यान में रख लें, प्लानिंग करना। फिर देखिए, जिस तरह एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को लेके, अपनी ज़रूरतों को लेके, अपनी चुनौतियों को लेके जो वो ध्यान में रखकर नियोजन करता है, प्लानिंग करता है अपने फ्यूचर को लेके, तो ऐसे ही देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी बातें हुई हैं। तो सबसे पहले इस नियोजन को एक तरीके से अपनाया है सोवियत संघ रूस ने। सन 1928 की बात है दोस्तों। सोवियत संघ रूस ने बिल्कुल नियोजन को अप्लाई किया अपने आर्थिक क्षेत्र में, और उसका जो मकसद था वो था विकास हेतु नियोजन। यानी जो मूल रूप से जो उनका मकसद था कि विकास करना, कौन से क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में विकास हेतु उन्होंने नियोजन को एक्सेप्ट किया था। तो इसके जो परिणाम थे दोस्तों, काफ़ी रोचक थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी सक्सेसफुल थे। जो सोच समझ के जो कदम उठाया गया था, तो इसके बाद अनेक देशों ने जो है वो नियोजन को अपनाया है। तो यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले सोवियत संघ रूस ने राष्ट्रीय स्तर पर या अपने देश के स्तर पे नियोजन को लागू किया। सन 1928 की बात है। और किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में। अब बात वापस ये उठती है कि नियोजन क्या है। तो इसको आप बहुत ही इजी वर्ड्स में अगर याद रखना चाहें या समझना चाहें तो प्लानिंग करना। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो सोच समझकर सही दिशा में सही कदम उठाना। तो इसमें क्या ज़रूरी है? सोच समझकर, यानी बिल्कुल निर्णय इस पे हैं, सही डायरेक्शन होना चाहिए और सही टाइम पे सही डिसीजन हो। तो ये तमाम चीज़ें एक अच्छे नियोजन का हिस्सा हैं। और इसको अगर क्लेरिफाई करें, कीवर्ड्स में जाएं तो देखिए, नियोजन के लिए आपके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य होने चाहिए और वो कैसे हो? स्पष्ट हो, अवधि निश्चित हो। यानी जो आप नियोजन कर रहे हो, जो आप प्लानिंग कर रहे हो, वो कितने साल के लिए? जैसे कि स्टूडेंट 1 साल के लिए अपना नियोजन बनाता है कि मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी है, ये सारे सब्जेक्ट कवर करना है, इतना सिलेबस करना, और इस तरह मुझे 95%, 90% या मुझे मेरिट में आना है, मुझे टॉप करना है, मुझे ये करना है। तो वो डेफिनेटली वो भी नियोजन करता है, और हर इंसान अपनी लाइफ में नियोजन करता है, प्लानिंग जरूर करता है। तो उसकी अवधि निश्चित हो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो जो भी है, अवधि का मतलब है कि समय या काल जो है वो डिसाइड करें, और साधन व्यवस्थित हो। तो नियोजन क्या है? सोच समझकर सही दिशा में सही कदम उठाना, उद्देश्य स्पष्ट हो, अवधि निश्चित हो और साधन व्यवस्थित हो। साधन का मतलब हम जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, जितने टाइम में करना चाहते हैं, वो कैसे होगा। तो हमारे पास साधन भी तो होने चाहिए, तो साधन व्यवस्थित हो। तो ये तो हैं दोस्तों नियोजन। अब बात करते हैं भारत में नियोजन। वैसे दोस्तों अगर बात करें ना, तो पूरी दुनिया में, और ये तो आंकड़ों में या फिर किताबों में जो है 1928 में और ये चीज़ आई हैं। बाकी जब से सभ्यता आई है, हर आदमी अपना नियोजन, अपनी प्लानिंग करता आया है। बट अगर भारत में नियोजन की बात करें तो 1934 में एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, एम विश्वेश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी है दोस्तों। इसमें इन्होंने सबसे पहले एक नियोजन का महत्व बताया, और काफ़ी जो सारे देश हैं वो सोवियत संघ रूस से प्रेरणा ले रहे थे। तो इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें कहा इस पुस्तक में, और ये कहा कि 10 वर्ष की उन्होंने योजना रखी, और इसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से हम निर्णय लें, इस तरीके से अगर देश में काम हो, तो निश्चित तौर पे जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फिर
ऐसी ही अनेक नियोजन से संबंधित योजनाएं लोगों ने रखी हैं। सन 1944 में बम्बई योजना रखी गई थी, 8 उद्योगपति गरीब थे। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण ने, ये सब नियोजित चीज़ें थी। जन योजना मानवेंद्र रॉय, एम एन रॉय ने रखी थी। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने रखी। तो ये योजनाएं थी और इन सब में कहीं ना कहीं नियोजन समायोजित था, नियोजन पर आधारित थी। ये प्लानिंग थी कि इंडिया का विकास कैसे हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो सिफारिश आ रही थी सब इस पे फोकस कर रहे थे कि सोच समझकर हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें और जो हमारी ज़रूरतें हैं हम उनको पूरा करें। तो संविधान में चूंकि ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, तो तत्कालीन जो मंत्रिमंडल था, मंत्री परिषद जो थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। दोस्तों ये सवाल कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। दोस्तों योजना आयोग का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो फिर ये जो संस्था है वो संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है? संविधानिक संस्था। कई किताबों में ये लिखा आता है गैर संवैधानिक संस्था। दोस्तों बहुत ही गलत शब्द लिखा हुआ होता है, छपा हुआ होता है किताबों में, और कई कंपटीशन की जो बुक्स हैं उसमें भी यही चीज़ आती है, जबकि बिल्कुल गलत है। देखिए क्या फ़र्क है असंवैधानिक या गैर संवैधानिक या फिर संवैधानिक संस्था में। असंवैधानिक या गैर संवैधानिक वो होता है जो संविधान के खिलाफ हो। जैसे कोई कानून बना और उसकी सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। गैर संवैधानिक यानी संविधान की भावना के विपरीत, तो उस चीज़ को कहते हैं गैर संवैधानिक। जबकि जिस चीज़ का उल्लेख या जिस संस्था का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान के अलावा कोई चीज़ हमारे यहाँ पे विद्यमान है, तो उसे कहते हैं संविधानेतर। संविधान से इतर, इतर का मतलब अलावा। तो संविधानेतर संस्था यानी संविधान के अलावा कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे चल रही है, तो वो लीगल तो हैं, कुछ न कुछ नियमों पर आधारित हैं, तो वो असंवैधानिक नहीं है, सरकार की नज़र में है, सरकार मान्यता देती है। तो ये संवैधानिक संस्था है। किस प्रकार की संस्था? ये सवाल कई किताबों में भी आता है। तो संवैधानिक संस्था है। दोस्तों योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है हमेशा से। तो चूंकि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिस समय इसका गठन हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और जब इसको समाप्त किया गया दोस्तों, इसकी जगह एक नया आयोग आया, बाद में हम इसकी भी चर्चा करेंगे, नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह आ जाता है नीति आयोग। तो यहाँ तक योजना आयोग रहता है। तो उस समय लास्ट इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। अब बात यह है कि योजना आयोग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी बात की है कि देश की समस्याएं, देश की आवश्यकताएं हम ये प्रति व्यक्ति भी करता है, और देश पर अगर लागू करें तो देश की भी कुछ चीज़ें हैं। तो हमारे सामने जो देश के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। सन 1947 में देश आज़ाद हो उसके बाद में बेरोजगारी बहुत व्यापक थी, आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा थी, अमीरी और गरीबी। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा था, कुछ लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते थे। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, और मेन अगर देखें तो विकास हेतु नियोजन जरूरी है। तो इसीलिए एक प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ कि इन चीज़ों से पार पाना है तो हमें सोच समझकर जो हमारे पास में उपलब्ध संसाधन है, संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों कि हमारे पास में कोई भी चीज़ है जो आपकी हेल्प करें। जैसे आप पेन है, पेन से आप लिखते हो, संसाधन है। पानी आप पीते हो, जो आपकी प्यास बुझाता है, संसाधन है। तो हर वो वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करें, संसाधन है। मानव खुद एक संसाधन है। हम किसी न किसी का काम करते हैं, तो मानव खुद एक संसाधन है। तो संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके इन चीज़ों से पार पाना, और लेकिन ये योजनाएं बना के प्रस्तुत करता है, और इनकी अंतिम स्वीकृति के लिए एक अलग संस्था बनाई गई, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 6 अगस्त 1952। कहीं प्रतियोगी परीक्षा में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी पूछा जाता है। अब चूंकि ये सारी संस्थाएं साइड में हो चुकी है और नीति आयोग आ चुका है, सबको समायोजित करके समय के हिसाब से चीज़ें बदली गई हैं दोस्तों। अब बात यहाँ आती है कि आखिर नियोजन क्यों जरूरी है, नियोजन की आवश्यकता क्यों है, क्या बिना नियोजन के काम नहीं हो सकता है? दोस्तों आप देखोगे, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जिससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं।
मान लो कोई एक क्रिकेट की टीम है या फुटबॉल की टीम है, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की सामने वाली टीम के लिए, और वो यूं ही खेलने के लिए उतर जाते हैं, तो उनके मैच का रिजल्ट क्या होगा? मे बी हो सकता है वो जीत जाएं, हो सकता है वो हार जाएं, हो सकता है वो कम अंतर से हारें। यानी डिसाइड करेगा टोटली परिस्थितियों पे कि ठीक भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सोच समझ के रणनीति बना के अगर मैदान में जाएं, तो बिल्कुल वो सफलता के बहुत करीब होगा, और जो जो उन्होंने रणनीति बनाई उसको अप्लाई करेंगे तो उन्हें सफलता भी जरूर मिलेगी। यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे हमने एक शब्द काम में लिया कि सही रणनीति बनाकर कार्य करना। तो क्या है दोस्तों वो रणनीति? रणनीति तो नियोजन है, वही तो प्लानिंग है। और वो क्यों किया गया? एक टाइम के लिए चीज़ों को सोच समझकर और उस पर अप्लाई करना चीज़ों को, किसके लिए? सक्सेस प्राप्त करने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो जितना अच्छी तरह से रणनीति को लागू करेंगे, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर मिलेंगे। और जितनी आपकी रणनीति कारगर साबित नहीं होगी, आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो जो है आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आपको अपेक्षा है। तो नियोजन क्यों जरूरी? क्योंकि हमें यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, अगर आपको एक लाइन में पूछे दोस्तों कि नियोजन क्यों जरूरी है, तो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जरूरी है। अब हम इसको डिटेल से कर लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो संसाधनों का समुचित उपयोग, कि हमारे पास जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में, जैसे देखिए जल, अभी भी देखिए आप कोयला, डीजल, पेट्रोल, तो इसका जो है बेस्ट यूज हो, है ना। राष्ट्रीय विकास, पूरे देश का समग्र विकास करना है। बेरोजगारी को दूर करना, ये सोच समझ के कि किस क्षेत्र में कितनी नौकरियां को जो है बढ़ाना है, बनानी है नौकरियां, ताकि लोगों को जॉब्स मिलें। तो बेरोजगारी को दूर करना। युवाओं में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, जैसे एक लड़का है वो सिलाई करना जानता है, उसने घर पे सीखा था, अगर उसको सही तरीके से ट्रेनिंग दे तो वो बहुत अच्छा टेलर बन सकता है। अगर एक घर पे अपनी पसंद से अगर कोई पेंटिंग करता था, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए, उस चीज़ों को, बारीकियों को सिखाया जाए, तो स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑलरेडी किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई कौशल होता है, स्किल्स होती है, तो उसको ट्रेनिंग के माध्यम से उस स्किल्स को बहुत ही शानदार तरीके तक पहुंचाना और उस लेवल तक पहुंचाना कि वो अपना बेस्ट दे सके। तो ये भी नियोजन इसके लिए किया जाता है। आर्थिक असमानता को न्यूनतम करना, दोस्तों कभी भी आर्थिक असमानता को हम समाप्त नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हम कभी भी एक जैसा नहीं बना सकते हैं, प्रकृति भी नहीं कर सकती है, बट इसको न्यूनतम कर सकते हैं, कम लेवल पे लेके आ सकते हैं। कि जैसे कि जो ज़्यादा कमाता है उस पर टैक्स लगाओ, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प के लिए जो बेसिक नीड्स उनकी हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो रोड्स हैं, है ना, पानी की जो पेयजल की सप्लाई है, ये करके उनको कम कर सकते हैं। क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, तो कुछ राज्यों में जो है आर्थिक और सामाजिक स्थिति ठीक थी, शहरों और गांवों में भी जो संतुलन है वो काफ़ी असमान था। शहरों की स्थिति अच्छी थी, एजुकेशन लेवल अच्छा था, गांवों की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो ये जो असमानता था, क्षेत्रीय जो असंतुलन था, इसको भी दूर करना नियोजन का उद्देश्य है। व्यक्तिगत आय में वृद्धि, यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सामाजिक उन्नति, सामाजिक जीवन को भी अच्छा बनाना था। आत्मनिर्भरता, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी जो चीज़ें थी उस समय से आज तक यही चल रहा है कि आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। जब तक हम सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे दोस्तों, तो ये चीज़ें जो हैं, राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता है। आज देखिए हर चीज़ हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। आप हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो देखिए कहीं ना कहीं विदेशी चीज़ों के बने होंगे। हमारे जो कपड़े हैं आप देखोगे अच्छी ब्रांड के, या टीवी, जितने भी गैजेट्स हैं, जितनी बाइक कारें हैं, देखिए आप बाहर से एक्स जो हैं वो इंपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट हम बहुत कम चीज़ें कर पा रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता जो है इसका मकसद था, और जन कल्याण के कार्यों को तय समय में पूरा करना। यानी कहीं एक प्रोजेक्ट है कि इतने किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछानी, इतनी किलोमीटर सड़क बनानी, तो अगर टाइम लिमिट नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा करना है, 5 साल में पूरा करना है, तो फिर वो प्रोजेक्ट पता नहीं कब पूरा होगा, कैसे होगा। तो जन कल्याण के जितने भी कार्यों को तय समय, फिक्स टाइम, तो इसके लिए भी नियोजन जरूरी है। तो ये हो गए नियोजन के उद्देश्य। अगर इसको संक्षेप में वापस अगर देखें दोस्तों, तो नियोजन क्यों जरूरी है? क्षेत्रीय असमानता को दूर करके आर्थिक विकास कर देश की समग्र जनता को लाभान्वित करना, ये इसका मूल मकसद है दोस्तों। और निश्चित समय में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो नियोजन से ही संभव है। आप 100% सक्सेस चाहते हो तो डेफिनेटली बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। करोगे तो फिर वो
चांसेस 100% वहाँ नहीं रहेंगे। आपको सफलता मिल भी सकती है, असफलता भी मिल सकती है, हो सकता है 1% भी सफलता ना मिले। तो बिना प्लानिंग के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। भारत में नियोजन के लक्षण। भारत में नियोजन के क्या लक्षण है, कैसे दिखता है कि हमारे यहाँ पे नियोजन से काम हो रहा है? तो अच्छा नियोजन जो है भारत में हो रहा है, और इसका जो उदाहरण है आप देखोगे तो राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक बन चुका है नियोजन। देश आज लगभग 75 वर्ष होने आए हैं आज़ादी को, और देश में बहुत सारा हमारा विकास हुआ है। इसका हम तुलनात्मक देख सकते हैं दोस्तों। सन 1947 में ही अनेक देश आज़ाद हुए। हमारे पड़ोसी मुल्क भी हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह, आप देखोगे तो उनके कंपेयर में हम बहुत एडवांस हैं। तो इसका जस्ट जो कारण निकल के आएगा ना, वो नियोजन बहुत बड़ा कारण है। फिर देखिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग। हमारे पास सीमित संसाधन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, संसाधन हमारे पास सीमित हैं, तो उनका भी बहुत अच्छी तरह से बेस्ट तरीके से उसका उपयोग हो, पूरा दोहन हो। प्रशासन में पारदर्शिता लाना, ये भी हुआ है। बौद्धिक संपदा का सर्वोत्तम उपयोग, तो इसमें देखिए हाँ, एक प्रशासन पारदर्शिता के लिए आप देखिए, आप आरटीआई लागू किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो जानने का अधिकार है हमारे दोस्तों। 12 अक्टूबर 2005 सूचना का अधिकार लागू हुआ है। तो ये प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए चीज़ें अप्लाई की गई हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है। क्षेत्रीय असमानता दूर, कौशल विकास और उद्योगों का विकास, ये सब जो चीज़ें हैं इंडिया में या हमारे देश में जो हो रही हैं या हुई हैं, उन सब के पीछे नियोजन है। तो ये नियोजन के लक्षण हैं। नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों, तो इसको मैंने अलग से निकाल दिया है। नियोजन के जो क्षेत्र हैं देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पे बेसिक जो चीज़ें हैं उसी पे नियोजन अप्लाई होगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, उद्योग और पेयजल, ये बहुत बड़े बड़े सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे नियोजन को अप्लाई किया गया है। अब बात उठती है नियोजन का विकास से क्या संबंध है। दोस्तों सीधा सा संबंध है, जितना अच्छा नियोजन होगा उतनी ही तीव्र गति से विकास भी होगा। और जिस देश में जितना अच्छा विकास देखने को मिलता है, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो उस देश की प्लानिंग बहुत सॉलिड होती है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कड़ी के जैसे। और तो आर्थिक क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नियोजन का लक्ष्य जो है वो होता है विकास। क्या होता है? विकास। और जितना अच्छा विकास होगा उसके लिए प्रशासन और सहभागी जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। यानी हमारा प्रशासन, हमारा सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो जितने भी अधिकारी हैं, वो जितने ज़्यादा उत्तरदायी होंगे ना, प्रशासन जितना उत्तरदायी होगा, सहभागी होगा, लोग जुड़ेंगे चीज़ों से, तो उतना ही अच्छा विकास देखने को मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। नरेगा से तो आप सब परिचित होंगे। गाँव में फरवरी 2006 में शुरू किया गया था नरेगा। गाँव में लोगों को जो बेरोजगार है उनको 100 दिन का रोजगार देने की योजना। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे लेवल पे भी जा सकता था, जितने रिजल्ट मिले हैं इससे बेहतर मिल सकते थे। तो लोगों की सहभागिता कैसी रही है, प्रशासन जो है वो पारदर्शी कितना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जितना पारदर्शी रहा है मामला, जितना प्रशासन का सपोर्ट रहा है, प्रशासन ने अच्छी तरह से काम किया, वहाँ बहुत अच्छा विकास भी हुआ है। और जहाँ जहाँ धांधलियाँ हुई हैं, लोगों की सहभागिता उतनी अच्छी नहीं रही है, केवल और केवल बस लीपापोती करके या यूं कहें कि फॉर्मेलिटीज़ करके पैसा उठाया गया, तो वहाँ का विकास भी उसी लेवल का आपको दिखेगा। महात्मा गांधी ने नियोजन का जो चीज़ें लक्ष्य बताए हैं, महात्मा गांधी के अनुसार नियोजन का उनका मतलब ये था लक्ष्य कि अंतिम व्यक्ति का विकास। यहाँ अंतिम व्यक्ति का मतलब है कि सबसे पिछड़े से पिछड़ा हुआ जो व्यक्ति है, यूं कहें कि अगर आप कोई चीज़ बांट रहे हो तो आपने एक लाइन लगा रखी है, तो आखिर में जो व्यक्ति खड़ा है उसका हिस्सा उस तक पहुंचना, ये लक्ष्य था महात्मा गांधी का, कि उसका हिस्सा उस तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप एक लाइन में लगा के, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त में मिष्ठान का वितरण किया जाता है, हर आदमी को उसका हक, हर विद्यार्थी को उसका हक दिया जाता है कि भाई एक एक लड्डू जो है सबको, या जो मिठाई है वो उसको पैकेट्स में दी जाती है। तो लास्ट तक, इवन जो लास्ट का स्टूडेंट है उसको भी वो चीज़ें मिलना। तो समाज में ये जो संसाधन हैं, जो ये हमारे हक हैं, अधिकार हैं, ये पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति, यानी सबसे लास्ट बैकवर्ड जो खड़ा है, समाज के आखिर में जो खड़ा है, हाशिए पे जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक वो चीज़ें पहुंचाना, ये लक्ष्य था महात्मा गांधी का।
तभी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो नियोजन बेस्ट होगा, वरना नियोजन का कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए नियोजन का क्या मतलब था? अंतिम व्यक्ति का विकास। और इसीलिए उन्होंने जो है वो विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। विकेंद्रीकरण हर तरह से, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण जितना होगा, सत्ता में भागीदारी जो है स्थानीय स्तर की होगी। इसलिए वो जो है वो ग्राम पंचायतों को बहुत ज़्यादा उन्होंने पंचायत राज का समर्थन किया था। और यही चीज़ें आज भी देखिए, गांव के विकास की जो मुख्य कार्य हैं वो उन्हीं के कंधों पे दिया जाता है, पंचायत के माध्यम से। ग्राम सभा, वार्ड में बांटे गए। तो ये सब चीज़ें जो है महात्मा गांधी का सपना था, और इसका मकसद ये था कि अंतिम व्यक्ति का विकास। तो जो योजना आयोग बनाया गया था दोस्तों, उसने समय के साथ काफ़ी अच्छी प्रगति भी की। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, 5-5 साल की प्लानिंग बना के उस पर काम किया। 1951 से स्टार्ट हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर 1956, फिर है ना, ऐसे 5-5 वर्ष। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई 2012 में। 2017 तक उसका टाइम था, 2012 से 17। लेकिन इसी बीच में सन 2014 में लोकसभा के आम चुनाव होते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है। तो मोदी जी जो हैं वो गुजरात के सीएम रहे थे। वो योजना आयोग को भी उन्होंने जज किया, उन्होंने देखा, तो उन्हें ये उनका अनुभव है दोस्तों कि समय के साथ जो है वो योजना आयोग उतना वैल्यूबल नहीं रहा है, उसका इतनी अच्छी आज यूँ कहें कि साख नहीं है, या विकास के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। उसको एक ख़त्म करके, रिप्लेस करके एक नई एक संस्था लानी चाहिए जो ज़्यादा लोकतांत्रिक हो, ज़्यादा लोगों को सहभागी करें और विकास की रफ्तार को तेज करें। तो उन्होंने इसी चीज़ को सोच के योजना आयोग को समाप्त करके 15 अगस्त 2014 को जब उन्होंने लाल किला से अपना पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री के तौर पे, तभी उन्होंने सारे इशारों में कह दिया था कि योजना आयोग जो है अपनी महत्ता खो चुका है। तो वहाँ से लोगों को आइडिया लगा है कि जरूर कुछ न कुछ एक बदलाव देखने को मिल सकता है, और वो बदलाव हुआ है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग आया योजना आयोग की जगह। तो अब समझते हैं नीति आयोग आखिर है क्या। नीति आयोग दोस्तों एक्चुअल में NITI है, नीति है ना। तो नीति की फुल फॉर्म हम देखेंगे। नीति वो नहीं है दोस्तों, पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। उन्होंने एक संस्था बनाई ताकि भारत का जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे भारत में परिवर्तन करने का काम करेगी, एक सकारात्मक परिवर्तन करने का काम करेगी। तो इस संस्था का जो शॉर्ट फॉर्म बना है दोस्तों वो नीति बना है, इसलिए इसको नीति आयोग कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ये अगर इसको बहुत ही शॉर्ट में अगर समझें तो ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक सोचने, समझने, विचारने के लिए कुछ लोगों का समूह बनाया गया है। वो सोचेंगे, रणनीति तैयार करेंगे पूरे देश के लिए। उसमें संसाधनों का भी ध्यान रखेंगे, लोगों के आइडियाज़ भी लेंगे और अपने अपने फील्ड के बेस्ट लोगों को जगह देंगे उसमें। अब दोस्तों सोचिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई चीज़ें, नई चीज़ें लेके आनी है और संसदीय कानून बना रही है, वहाँ पे शिक्षा मंत्री काम कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि एजुकेशन में क्या चल रहा है, या हेल्थ सेक्टर में हेल्थ मिनिस्टर को पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे थिंक टैंक का मतलब ये कि जुड़े हुए, जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है विशेषज्ञ, उसको उसमें लेके आना और उसके विचारों को तवज्जो देना। जैसे कि एक शिक्षा का क्षेत्र है, तो मान लो कोई PhD होल्डर है या बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ का है, या शिक्षक संघ से जो जुड़ाव रखता है, टीचर्स हैं, उसको जगह देना। डॉक्टर को जो है हेल्थ सेक्टर की समस्याएं उनसे सुनना, उनसे पूछना कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक शिक्षक ज़्यादा बता सकता है कि शिक्षा में क्या सुधार जरूरी है और वो कैसे होगा। एक डॉक्टर बता सकता है कि जो हेल्थ सेक्टर उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसको हम बेस्ट कैसे बना सकते हैं। ऐसे लोगों का समूह बनाना, उनसे आइडियाज़ लेना और उसको एक व्यापक योजना बना के उस पर काम करना। तो थिंक टैंक का मतलब कुछ लोगों का समूह जो बेस्ट आइडियाज़ देने का काम करेंगे सोच समझ कर, और वो सारे जो लोग होंगे वो अपने अपने फील्ड के बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन होंगे। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। किस आयोग की जगह? योजना आयोग की जगह। योजना आयोग, तो योजना आयोग ने काम किया है दोस्तों 15 मार्च 1950 से लेके 2015 तक, 1 जनवरी 2015 तक। तो उनकी जगह ये आ गया। अब बात उठती क्या नीति आयोग संविधान में है? तो दोस्तों नीति आयोग भी जो है वो संविधान में नहीं है। तो जो संविधान में नहीं है, फिर उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? संविधानेतर संस्था।
संविधानेतर संस्था, संविधानेतर मतलब संविधान से इतर। ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखने को मिलेगा दोस्तों। नीति आयोग हैं संवैधानिक संस्था, संवैधानेतर संस्था, असंवैधानिक या एक और ऐसे कुछ चीज़ें आ सकते हैं। तो ये भी मंत्री परिषद अपना एक डिसीजन लेती है और उसके अनुसार उनको ये बना सकते हैं ऐसे आयोग। तो गठन और संरचना के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहले इसका भी जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? चूँकि ये 1 जनवरी 2015 को बना, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो अभी प्रेजेंट में भी हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो ये इनके प्रथम अध्यक्ष थे और आज भी यही है वर्तमान में भी। उपाध्यक्ष जो हैं दोस्तों ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे और बाद में वर्तमान में अगर हम बात करें तो राजीव कुमार। पूर्णकालिक 2 सदस्य होते हैं दोस्तों इसमें, जो कि पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं। ये भी पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? 2। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य उन्हें कहते हैं दोस्तों जो एक पद प्राप्त होने के कारण दूसरा पद अपने आप उन्हें मिल जाता है। तो इसमें जो है 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये पदेन सदस्य होते हैं और ये भी जो हैं वो पीएम ही इन्हें नियुक्त करते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, तो इन्हें समय समय पे पीएम द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो अपनी फील्ड के बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उनको बुलाया जाता है कि आप अपने फील्ड या जिस टॉपिक पे वो चर्चा हो रही है तो उस फील्ड से जुड़े हुए उस बंदे को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, उनके विचारों को जानना। और इसके अलावा एक गवर्निंग परिषद होती है दोस्तों, सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं वो इसमें आते हैं, वो भी बैठकों में भाग लेते हैं और अपने अपने राज्य की समस्याएं वहाँ पे रखते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें भी होती है दोस्तों। क्षेत्रीय परिषदें मतलब जैसे एक समान जिनकी सिचुएशन है, जैसे कि मान लो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनकी एक जैसी प्रॉब्लम्स है, एक जैसे टारगेट्स उनके होते हैं, तो वो लोग मध्य भारत के हैं ना, दक्षिण भारत के राज्य हैं, तो उनको क्षेत्रीय परिषदों में बांटा जाता है। वहाँ के सीएम, वहाँ के उपराज्यपाल वहाँ पे बैठते हैं, क्षेत्रीय परिषदों में आते हैं। और इनकी जो अध्यक्षता है दोस्तों क्षेत्रीय परिषद में, वो पीएम का कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, वो करते हैं। एक इसका सीईओ भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग का, जो पूरा मैनेजमेंट देखता है। अब नीति आयोग के गठन का आधार क्या है दोस्तों? तो देखिए, सहकारी संघवाद की स्थापना। सहकारी संघवाद का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों, हम यहाँ पे कनाडा की तर्ज पे संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो हम इस प्रकार से व्यवस्था चाहते हैं कि एक कॉपरेट करके हम चलें, स्टेट सेंट्रल को और सेंट्रल स्टेट को। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं कि एक मंच पे सारे सीएम वगैरह ये सब लोग होंगे, तो एक दूसरे की बात सुने, उनकी सुन के ऐसी योजना बनाएं और एक व्यापक एक प्लान बनाएं। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट बना रखा है 2015 से 2030 तक एक योजना बना के उस पर काम चल रहा है। बौद्धिक संपदा का उचित उपयोग। बौद्धिक संपदा दोस्तों मतलब जैसे भारत में बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे, जो अच्छी ज्ञान जिनको प्राप्त किया है, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, एक पैसे के लिए वो फिर अमेरिका वगैरह यूरोप में चले जाते हैं। तो उनका जो इस्तेमाल है वो देश करते हैं और वही चीज़ें वो पैटर्न करवा के फिर हमारे देश में आती है। तो इसका आधार ये है कि यहाँ पे चीज़ों को रोका जाए, उन लोगों को रोकें और उन लोगों का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका इस्तेमाल देश के लिए करें। और विकास कार्यों हेतु केंद्र और राज्यों के लिए एक साझा मंच कि सभी लोग आएँ, अपनी बात रखें और विकास हेतु अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करें, अपनी बात रखें और अपने विचारों को उनके सामने प्रस्तुत करें और समस्याओं हेतु अपनी बात रखें। उद्देश्य दोस्तों, नीति आयोग का गठन क्यों किया गया है, ये बात। तो नीति आयोग जो है वो राष्ट्रीय विकास हेतु एक रणनीति तैयार करता है, यानी अगर बात करें तो एजेंडा तैयार करता है और उस एजेंडे के तहत काम मंत्रिपरिषद डिसीजन लेती है, वहाँ पे सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी डिसीजन लेते हैं, उस योजना के अनुसार कुल मिला के काम करते हैं, एक एजेंडा तैयार करते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन, यानी जो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था उसको मजबूत बनाना। विकास की शुरुआत ग्रामीण स्तर से, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि अब इसमें जो स्कीम बनती है ना, ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो रही कि क्षेत्रीय परिषदें, फिर आपके गांव में क्या प्रॉब्लम है, गांव से सुझाव मांगे जाते हैं ग्राम पंचायतों के माध्यम से, वहाँ से फिर ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और फिर स्टेट से
जो है नेशनल लेवल पे चीज़ आती है। तो वहाँ इन चीज़ों को ध्यान में रख के योजना बनाई जाती है कि कौन से क्षेत्र की क्या समस्या है और अगले कितने सालों में उनको सॉर्ट आउट करना है। और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, भले ही योजना ग्रामीण स्तर से ले रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय हितों से कभी भी कोई समझौता नहीं हो, ये भी इसका ध्यान रखा जाता है दोस्तों। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का संरक्षण, जो लोग पिछड़े हुए वर्ग हैं विशेष रूप से आर्थिक रूप से, उनका संरक्षण करना, उनके हितों की रक्षा करना। और बुद्धिजीवियों को राष्ट्रीय विकास में परामर्श लेना कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो लोग अच्छे हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को काम में लेना ताकि हमारे देश के विकास में वो अपनी भूमिका निभा सकें। विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच, ये भी इसका लक्ष्य है। तो एक प्लेटफॉर्म है। और राष्ट्रीय विकास हेतु विभिन्न गतिविधियाँ भी आयोजित ये करवाता है, नए नए तरीके की योजना बनाएगा, उसको अप्लाई करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। तो फाइनली अगर हम देखें दोस्तों, तो देश का एक विकास के लिए चीज़ें बनाई गई हैं और सही तरीके से अगर अप्लाई करें तो निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में नियोजन यानी प्लानिंग, और प्लानिंग के माध्यम से हम डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, नीति आयोग। तो बहुत ही तरीके से काम चल रहा है। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर ये लेसन आपको समझ में आया, ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जाके भी आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।